हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। तो उसी पर आधारित एक पेपर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें दिया है कि यदि 26, 56 का लसाअ 156 है तो मसा क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन 26 26 156 का लसाअ दिया 156 तो मसा क्या होगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन है। अगर दो संख्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या और मसा दिया है तो लसाअ क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मसा। यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एसएम। तो इसमें पहली संख्या ये दिया है 26 गुणे दूसरी संख्या है 156 बराबर इसमें लसाअ दिया है 156 156 इंटू मसा। अब ये 156 से 156 कट जाएगा, हमारा मसा इक्वल टू आ जाएगा 26। ये आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। पहला दिया रूट 25, इसी का सेकंड ऑप्शन जो है वो है 5 माइनस रूट 3 और थर्ड ऑप्शन जो है ए एवं बी दोनों यानी फर्स्ट सेकंड दोनों थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए रूट 25 का आंसर जो है वो 5 है। इसमें 5 तो पूर्णांक है तो ये तो परिमेय संख्या है, बट रूट 3 ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका हम लोग मान निकालेंगे तो वो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं आएगा तो यही अपरिमेय संख्या। तो इसमें से पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो अपरिमेय संख्या ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कराया रेखाओं a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है। क्या कर रहा है? अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में होता क्या है कि अगर दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करें एक दूसरे को तब अद्वितीय हल होगा, यानी उसका हल बस सिर्फ एक ही होगा। तो इसका जब प्रतिच्छेद रेखाएं करते हैं तो ये होता है a1 अपन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपन b2। अगर इस तरह ऑप्शन रहेगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका अद्वितीय हल होता है, यानी इसमें बस एक ही आंसर सही हो जाए। अगर इस तरह का रहे दूसरा केस a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू नॉट c1 अपन c2, इस तरह का रहे तो इसमें जो रेखाएं होती है वो समांतर रेखाएं होती है। ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। इसमें समांतर रेखाएं होती है तो इनका कोई हल नहीं होता है। इसमें कोई हल नहीं होते हैं, इनमें कोई हल नहीं होता। और इसमें तो अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होंगे। अद्वितीय यानी दूसरा हल नहीं होता, अद्वितीय हल होते हैं। और इसी में तीसरा केस जो आता है तो सेकंड हो गया केस, ये फर्स्ट केस है। और थर्ड केस इसमें जो आता है वो तीनों बराबर अगर है a1
अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरह कराए तो ये जो रेखाएं होती हैं वो सररेख होती हैं, यानी रेखाएं जो होती हैं सररेख होती हैं, सररेख रेखाएं होती हैं। और इसका हल जो होता है वो अनंत होता है, अनेक हल होते हैं, अनेक हल। इसका हल जो होता है अनेक होता है, यानी इन सब का ग्राफ अगर खींचेंगे, इस तरह का ग्राफ खींचेंगे तो अगर प्रतिच्छेद रेखाएं करेंगे तो ये ग्राफ जो आएगा इस तरह से आएगा, यानी कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा। अगर समांतर रेखा रहेगी ये वाला रहेगा तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आएगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। ये दूसरा का ग्राफ आएगा इधर, ये तो फर्स्ट का ग्राफ है पहला का। अगर सररेख रेखाएं रहेंगी यानी अनेक हल रहेंगे, इसमें तो कोई हल आएगा ही नहीं, और इसमें अनेक हल रहेंगे तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यानी एक ही रेखा पर दोनों समीकरण रहेंगे, इसी पर दोनों समीकरण रहेंगे, यानी ये A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसी पर ये भी रहेगा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसी पर दोनों रेखाएं रहेंगी और उसका जो हल होगा वो अनेक होंगे, यानी यहाँ पर भी x का मान आ जाएगा, और यहाँ पर भी x1 x2 सॉरी A1 A2 का मान आएगा, B1 B2 का मान आएगा, कहीं पर भी आ सकता है, और इसमें तो कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ये सब एक एक नंबर के हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है वही है। अब अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, करा 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो ये क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग। तो मूलों का योग जो होता है यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। मान लीजिए पहला मूल जो हो गया अल्फा, दूसरा मूल जो है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको इस तरह से अगर लिखें ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते बराबर 0 से तुलना करें तो यहाँ पर b का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, और c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 5। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखें तो ये हमारा आ जाएगा माइनस b का वैल्यू ये माइनस 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 5, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गुणनफल भी पूछ सकता था, यानी मूलों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा इसको जो होता है c/a। अगर ये गुणनफल पूछा होता तो हमारा आंसर होता है 2 अपॉन 5, ये आंसर होता है, लेकिन इसमें योग पूछा है तो ये आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है यदि शांत जल में नाव की जो चाल दिया है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और धारा की जो चाल है वो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये भी घंटा ही है। तो अब धारा का विपरीत नाव की चाल, तो ये नाव का चाल दिया है और ये धारा का, तो धारा का विपरीत नाव का चाल, धारा के विपरीत नाव का चाल। अब ये धारा के विपरीत नाव की चाल, यानी धारा के विपरीत जो धारा का चाल है उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 8 माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आ जाएगा हमारा आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर होगा। और इसमें एक और आंसर दिया है सी नंबर 5 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में नहीं होगा क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो आंसर भी आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 7, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी A1 का मान दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 का मान जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी H1 और H2 का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा।
तो समरूप त्रिभुजों में जो होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी संगत त्रिभुज रहे तो A1/A2 इक्वल टू जो होता है H1/H2 का होल स्क्वायर, ये संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान रख दे रहे हैं। A1 का मान दिया 20, A2 का मान 45 इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर। ये काट 5 का 20, 5 9 45 यानी आ जाएगा 4/9 इक्वल टू H1/H2 का होल स्क्वायर। अब यहीं से स्क्वायर यहाँ पर इधर माइनस करते तो ये हो जाएगा H1/H2 इक्वल टू √4/9। तो ये आंसर आएगा 2/3 यानी H1/H2 इक्वल टू 2/3, ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया त्रिभुज ABC यानी ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा जो है वो BC का मध्य बिंदु है, यानी D बिंदु जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो ये जो होता है अगर त्रिभुज समरूप रहे तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमारा प्रमेय होता है। तो यानी H1/H2 का होल स्क्वायर कर देंगे यानी भुजा का। तो ये मान लीजिए x है तो ये भी x होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो ये x है, इतना भुजा तो इतना भी x होगा। तो यानी ये छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे अगर कोई हमको दिया है ABC, ठीक है। तो ABC में जो इसके संगत भुजा होगी आधार यानी BC, यही हो जाएगा हमारा पूरा BC जो हो जाएगा x + x यानी 2x हो जाएगा। और ये त्रिभुज BDE रख रहे हैं BDE। तो इसमें जो हो जाएगा BDE में ये हमारा BD जो है x का होल स्क्वायर यानी x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/1। तो ये रेशियो जो आएगा वो हम लिख सकते हैं रेशियो 4:1, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर। 9th नंबर दे रहा है कि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है D = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आंसर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं इसलिए हम कुछ डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हुए और चल रहे हैं। तो x2 का वैल्यू इसमें ये x1 कर दें, इसको y1, x2 y2 इस तरह से सबका वैल्यू रखते हैं। यानी x2 का वैल्यू यहाँ पर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 3 का होल स्क्वायर और इसको अंडर रूट में क्लोज कर दें। ठीक, यहाँ से 4 में से 2 को घटाएं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 1 में से 3 माइनस करें तो -2 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4 और ये सब जोड़ दें तो 8 आ जाए। 8 का वैल्यू जो होता है 2√2, ये आंसर आ जाएगा और इतना ही। अगला क्वेश्चन 9th नंबर। ये तो 9th नंबर है। 10th नंबर करा बिंदु A 1,2 एंड O दे रहा है 0,0 और C जो है और A, B पर सररेख है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा ये और B के बीच में वही बताना आपको। तो चलिए सररेख जब रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निरीक्षण ज्यामिति में जो फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है बराबर थी। ये 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब x1 का मान रखें, ये x1 हो गया, y1 x2 y2 x3 y3 सबका वैल्यू रखते हैं यहाँ। तो x1 का वैल्यू 1 इंटू y2, y2 का वैल्यू 0 माइनस y3 का वैल्यू b प्लस x2 का वैल्यू 0 कम y3 का वैल्यू d माइनस y1 2 प्लस x3 का वैल्यू है a और y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 का वैल्यू 0 बराबर 0, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे 0। तो ये तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई माइनस b में करें माइनस b हो जाएगा प्लस ए 0 और यहाँ पर 2a इसका तो 0 b को साइड में कर दें यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा b या b इक्वल टू 2a, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन 11th नंबर देखें। ये कह बिंदु -4,0 4,0 तथा 0,3 किस त्रिभुज के शीर्ष है? समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु विषमबाहु। तो इसमें इसको ए हम मान ले रहे हैं, इसको बी और ए सी बिंदु का निर्देशांक है। तो ए बी के बीच का निर्देशांक निकाले तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1, ये कुछ भी कर लीजिए x2 x y1 y2 इस तरह से x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 4 यानी ये प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 घटाएंगे ये 0 का स्क्वायर, यहाँ से यानी ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 8 आ गया ये भी का मान। और इसी तरह BC का यहाँ से वैल्यू निकालें तो BC इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में √x2 माइनस x1 यानी 0 में से -4 घटाएंगे उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा, ये 9 यानी 25, ये BC इक्वल टू 5 आ गया BC का मान। और ये AC का वैल्यू निकालें यहाँ से तो AC इक्वल टू आ जाएगा कड़ी x2 माइनस x1 यानी 0 में से -4 घटाए तो ये 4 का स्क्वायर होगी प्लस इसमें से घटाए 3 में से 0 तो ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी ये भी हो गया 16 और 9 यानी 25 का अंडर जो आता है वो 5 आता है AC का वैल्यू, यानी इसमें दो वैल्यू बराबर हो गए AC का वैल्यू और BC का वैल्यू। तो ये हमारा त्रिभुज जो बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा यानी ABC। तो इसमें करा AC जो बराबर है वो किसके बराबर है, वो BC, AC और BC ये सब बराबर है यानी 5 5 ये और ये बराबर नहीं, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और 12 नंबर करा है ये तो समद्विबाहु त्रिभुज। 12 नंबर sin A बराबर 4/5 तो tan A का वैल्यू कितना होगा, tan A का तो sin A यानी लंब बटे कट, ये फार्मूला लगा देंगे लंब बटे कट, ये लंब हो गया और एक कट हो गया। एक त्रिभुज हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो लंब कितना रख सकते हैं 4 और कट कितना 5, तो आधार हमारा पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा 3। तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3, तो ये 4/3 आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर है sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये 0 नहीं क्वेश्चन का क्या मान क्या होगा, ये हो जाएगा तो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। और 1/sec थीटा का जो फार्मूला था 1/sec थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये होता है। तो स्क्वायर में दिया जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ये फार्मूला से।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कह रहा है सभी डाटा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कह रहा है कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज अगर इनकी तीनों भुजाएं बराबर रहे तो वो किसी भी तरह का त्रिभुज रहे, ये हमेशा समरूप होंगे साइड साइड से। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी परिधि कितने नंबर क्वेश्चन? 15 नंबर। ये तो 14 नंबर का था। समबाहु आ जाएगा इसका आंसर, समबाहु त्रिभुज 15 नंबर। कह वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी परिधि क्या होता है? परिधि 2 पाई r का वैल्यू दिया 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 गुणे r बराबर 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल कर दें, 7 को गुणा उधर कर, यानी r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है पूछा गया। तो इस चतुर्थांश, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चतुर्थांश एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक पार्ट ज्ञात करना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा चतुर्थांश। और चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो थीटा का मान रखेंगे 90/360 गुणे पाई 22/7 गुणे r को वैल्यू यहाँ पर निकाले 7/2 इंटू 7/2। ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से 11 बराबर 1, तो ये हो जाएगा 77/8। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये कि एक वलय को निर्मित करने वाले दो समकेंद्री वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं। पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई ज्ञात करना, यानी इस तरह का दो समकेंद्री, यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त बने हैं, तो इस वृत्त का चौड़ाई पूछा है कि इसकी चौड़ाई कितना होगी बीच में। पहले वृत्त का परिधि दिया है, तो वृत्त का परिधि जो होता है इसको हम मान रहे हैं 2 पाई r1 इक्वल टू दिया 66। तो यहाँ से हम फाइंड करें तो 2 का वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू 22/7 गुणे r1 बराबर 66। एक काटना है तो 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 2 एकम 2, 2 3 6, और 7 को गुणा उसमें करते हैं तो r1 बराबर हो जाए 7 3 21, यानी 3 गुणे 7 बटे 2, यानी 21/2 सेंटीमीटर। ये आ जाए r1 का। यहाँ से r2 का मान निकालें, 2 पाई r2 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 गुणे r2 बराबर 88। ये 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 दूना 88, यानी r2 इक्वल टू हो जाएगा 7 दूना 14 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई हमको ज्ञात करना है तो चौड़ाई बराबर r2 माइनस r1 करते हैं, यानी r2 दूसरी त्रिज्या में से पहली त्रिज्या माइनस कर देते हैं, ये चौड़ाई आ जाए। तो r2 का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर माइनस 21/2, इसको माइनस करते हैं इधर से, तो देख लें दशमलव में दिया है, ठीक है। ये 14 दूना 28, 28 माइनस 21/2, तो घटाएंगे तो ये आएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये आंसर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, कर रहा है एक पाइप का बाहरी व्यास, एक पाइप इस तरह का पाइप है, कर रहा है इसका बाहरी व्यास यानी d2 बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से d2 का मान दिया है बाहरी व्यास, तो इसका आधा कर दे तो हमारा त्रिज्या निकल आए, तो r2 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और d1 बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर भीतरी व्यास इसका, तो ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो r1 इक्वल टू हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, यानी 1.5
सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर लंबाई दिया है। तो पूछा है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, यानी पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, ये तो खोखला है ये वाला पार्ट, यही इतना प्रयुक्त होगा मटेरियल, इतना इधर इतने इस साइड में, तो उसी का हमको ज्ञात करना है मैटर, यानी खोखले बेलन का आयतन निकालें, खोखले बेलन का आयतन। तो खोखले बेलन का आयतन जो होता है पाई r2 स्क्वायर h माइनस पाई r1 स्क्वायर h, ऊंचाई की जगह पर यही लंबाई ले लेते हैं, लंबाई सेम है तो यहाँ से पाई h हम कॉमन कर लें, यानी पाई h कॉमन करें तो ये r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, सबका वैल्यू रखते हैं, यानी पाई का वैल्यू 22/7 गुणे h का वैल्यू 20, R2 का वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर माइनस R1 का वैल्यू 1.5 का स्क्वायर, ये तो देख रहे हैं आंसर कौन सा है इसमें। आंसर नंबर बी, हाँ इसका बी नंबर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, किसी बेलन का आयतन कितना होता है, तो बेलन का जो आयतन होता है यही होता है तो हमारा पाई r स्क्वायर h। 19 नंबर क्वेश्चन, करा आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी 2, 8, 4, 6, 5 का माध्यिका ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद है, इसको आरोही क्रम में पहले लिखें, आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, 4, 5, 6, 8। तो इसमें n = 5 जो है वो विषम संख्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होता है तो माध्यिका का मान जो होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान, 2 पद का मान, तो यानी 5 में 1 जोड़ दें बटे 2, यानी ये हो जाएगा 6/2, 2 पद का मान। तो ये काटे तो ये आ जाएगा हमारा तीसरे पद का मान, यानी तीसरे पद का मान। अब तीसरे पद का मान 1 2 3, यही हमारा 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, 1 से 9 यानी 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 9 तक। तो प्राकृतिक संख्या का जो माध्य होता है, यानी प्राकृतिक, तो वो माध्य होता है n+1/2 माध्य, ये तो होता है फार्मूला प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो n दिया है 9 +1/2 यानी 10/2 = 5, ये आंसर है। देख रहे हैं आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट है। अब चल रहे हैं हम लोग विस्तृत प्रश्न में। ये सब तो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे कि इसमें हम लोग टिक इस तरह से मारा, और बहुविकल्पी क्वेश्चन में ज़्यादा हमको हल नहीं करना होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हल करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी क्वेश्चन में देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट लगभग में देना चाहिए। फिर उसके बाद हमको अगले क्वेश्चन में चले जाना चाहिए जो विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, जिसमें 2 नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं और 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो उनमें हमको देना है और उसको विस्तृत रूप से उसका उत्तर भी देना है। तो